हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। एंड इनकी सक्सेस स्टोरी जानने के बाद मुझे भी बहुत गूज़बम्स आए थे। एंड कैसे आप कितना डेडिकेटेड रहते हो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका स्टेपिंग स्टोन होता है आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए। यस, जेआरएफ अड्डा पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। एंड उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके प्रियांशी ने जो है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ नई रे ऑफ होप जो है वो ओपन की हैं। एंड बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जामिनेशन की तैयारी की, और कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए, वो चीज़, वो लगन होनी चाहिए, वो प्रूव कर दिया कि यस, मैं एक ऐसी कंटेंडर हूँ जिसको ये जेआरएफ मिलना डिज़र्विंग था। तो जानेंगे प्रियांशी से कि कैसे उन्होंने ये चीज़ों की शुरुआत की, कैसे उनको पता लगा एग्जामिनेशन के बारे में, और किस तरीके से उनको हेल्प हुई जेआरएफ अड्डा से, कॉमर्स स्पॉटलाइट से, जिसकी वजह से वो आज ये अचीव कर पाई हैं। एंड यस, सिर्फ चीज़ें मिल जाने से काम नहीं होता, उसको कैसे यूज़ किया, कैसे इनकी जर्नी रही, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो यस, अब आपकी बारी है प्रियांशी, ओवर टू यू। एंड बताइए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है और किस तरीके से आपने जो है सारे हर्डल्स को पार करते हुए ये अचीव किया माइलस्टोन। एंड ये बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन है, इसके बाद बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ नई चीज़ें, नई चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। तो ओवर टू यू, एंड बताओ कैसा रहा ये पूरा जर्नी। मैम, पहले तो मुझे पता नहीं था नेट वगैरह के बारे में। वो मैं हमेशा से ही पीएचडी करना चाहती थी। मुझे इतना पता था मुझे कॉमर्स में पीएचडी करनी है। तो मुझे पता चला नेट एग्जाम होता है। उसके बाद मुझे पता चला कुछ जेआरएफ भी होता है, जिसमें जो है थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। और तो बहुत से लोग होते हैं ना, वो एमकॉम के साथ में कर लेते हैं, अपने पीजी के साथ में कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैं एक टाइम पे एक चीज करती थी। मैंने बोला मैं पहले पीजी करूंगी, उसके बाद ये करूंगी। तो मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया, आपके बारे में बोला कि आयुषी मैम है, उनके यूट्यूब पे सेशंस देख लो और ले लो अगर क्लासेस सही लगे तो मैंने डायरेक्ट जेआरएफ अड्डा का कोर्स ही ले लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता था मुझे, लेकिन जैसे जैसे मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी और टीचर की क्लास देखूँ, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं किसी और से पूछूं। मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी मैसेज करती थी और आप हमेशा उसका रिप्लाई करते थे। बिल्कुल। और इसी तरीके से, और जब बात आई थी ना कोर्स लेने के लिए, तो मैंने ये सोचा था कि मैं एमकॉम के बाद अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियली हेल्प नहीं लूंगी। तो मैंने पहले जॉब की, उसके बाद मेरी सैलरी मिली और उस सैलरी से मैंने कोर्स लिया और उसी से मैंने इग्निशन बैच का भी लिया था और अपनी नोटबुक वगैरह भी उससे खरीदी थी मैंने। दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। तो कैसी रही ये जर्नी? स्टार्ट किया आपने, आपको पता लगा, तो कैसे धीरे धीरे आपने वो चीज़ें ओवरकम की? लाइक होता है ना कि कैसे पूरा सिलेबस है जो कवर किया, और कैसे आपको हेल्प हुई कि आपके पास जो कोर्स था उसने आपको हेल्प किया कि चीज़ें अच्छे तरीके से हो सकें, वो कैसे मैनेज किया सारी चीज़ें? सबसे पहले तो मैं आपकी क्लासेस ही देखा करती थी नॉर्मली, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली और तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो पहले मैं सिर्फ कोर्स ही पूरा करती थी, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं रिवाइज किया करती थी। ये तो मैंने फरवरी से स्टार्ट कर दिया था, जो भी मेरा कंप्लीट हो जाता था आप कंप्लीट करवा लेते थे जो सब्जेक्ट, मैं उसको रिवाइज करती थी। फिर उसके बाद मतलब कुछ लोग होते हैं ना वो मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो रात में पढ़ते हैं। तो मैं रात में कभी नहीं पढ़ पाई, 10 के बाद से जो है दिमाग के ऊपर से जाने लगता था, पढ़ता ही नहीं था कुछ। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती थी 5 बजे अप्रॉक्स, फिर पढ़ती थी अपना। और उसके बाद मतलब 5 से 7 पढ़ लिया, फिर घर का काम कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फिर से पढ़ाई की, लंच रेडी कर लिया, तो फिर से पढ़ाई की, फिर जो करना वो कर लिया, फिर रात का खाना बनाया और फिर पढ़ लिया। ऐसे पढ़ती थी, मेरा यही था। मतलब फिर मैंने ये ना बोलिए। फिर मतलब बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी। वो लोग बोलते थे ना, मतलब आप की देखती थी, मैं किसी और की नहीं देखती थी, तो वहाँ पे बोलते थे कि अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो मैंने बहुत बार अपना टाइम टेबल बनाया, लेकिन मैं सिर्फ इतने फॉलो कर पाती थी कि मैं इस सब्जेक्ट को 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगी। इससे ज्यादा मैं कभी और कुछ फॉलो नहीं कर पाई, टाइम मेरा नहीं रह पाता था कि मैं इस टाइम में यही कर पाऊंगी। फिर आप बोलते थे कि मॉक भी देना जरूरी है, तो पहले तो मैंने सोचा नहीं मॉक वॉक नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगता था जब मैं मॉक देती थी कि मुझे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैंने दिया नहीं। फिर जून वाला जब कैंसिल हो गया एग्जाम, उसके बाद मैंने
टेक्स्ट बुक लिया था, उसी से मैंने मॉक दिए। फिर मैंने एग्जाम भी दिया सितंबर का, तो कुछ मार्क्स से रह गया था मेरा JRF। फिर मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी करने के लिए। मैंने सोच लिया था पेरेंट्स को बोल दूंगी मुझे ऐसे करवा दो, पास की स्टेट यूनिवर्सिटी है वहीं से, और मैं ऐसे कर लूंगी PhD, क्या ही रखा है JRF में, कुछ भी नहीं होता, अब दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगी इतना। लेकिन आपने बोला कि पढ़ो, हो जाएगा, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैंने ये निर्भय बहुत था, इतना कोई नहीं करता है, घर वाले भी रेडी नहीं होते एक टाइम के बाद हेल्प करने के लिए, पर आपने बोला। फिर मैंने सोचा चलो करके देखती हूँ। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम जब मैं दे गया तो मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी, मेरा ये था कि हो गया, अच्छा हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब अभी रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले कट ऑफ ही देखी थी, उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट देखा और फिर मेरा JRF हो गया। तो फिर आपने वो मॉक टेस्ट वगैरह आप बोल रहे हो, तो प्रॉपर कोर्स करने के बाद इग्निशन की क्लासेस, मॉक टेस्ट, वो कैसे मैनेज किए? सर मैम आपने बोला कि इग्निशन बैच आया है, आपने जो जो बोला मैंने बिल्कुल सेम किया। आपने बोला इग्निशन बैच हेल्प करेगा, 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत हेल्प करेंगे, मैंने ले लिया। उसमें मैंने मोर देन 20 टाइम्स एक वीडियो देखी, सिंगल वीडियो। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। वो मैम 2x पे नहीं देखती थी, मैं हमेशा 1 पे देखती थी, और जब भी मुझे रिवीजन करना होता था मैं इग्निशन बैच ही देखती थी सेम। मैम आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हो, जैसे इनकम टैक्स में मुझे थोड़ा डर लगता था, तो जब भी मुझे रिवाइज करनी होती थी सबसे पहले मैं इग्निशन बैच की वीडियो देख लेती थी सारी। उसके बाद आपके हैंडमेड नोट्स, मैम इनकम टैक्स के मैंने खुद के नहीं बनाए, आप ही का देखा। थोड़ा इशू था मेरा कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई है और इंग्लिश में इतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आप मैम मुझे हिंदी में पढ़ाओ और मुझे मेरा नहीं हो पाता ये वो। मैं गूगल पे वर्ड देखती थी। इससे पहले जो मेरा सितंबर का रह गया उसमें मैम एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो मीटिंग है सबसे फ्रिक्वेंटली होती है, तो मैम मुझे लगा कि सबसे पहली मीटिंग कौन सी होती है वो पूछा गया, और मैम मैंने स्टेटरी मीटिंग लगा दिया। ये सिर्फ इसी वजह से था कि मैम मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, पर कोई बात नहीं। लेकिन मैम फिर भी मैं ये जो एग्जाम लेके आई हूँ ना जनवरी वाला, ये भी मैम मैंने इंग्लिश में दिया और मैम मेरा हो भी गया। दिस इज अमेजिंग। नोट में बहुत हेल्प की, जैसे मैम बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मैंने इससे किसी के नोट्स नहीं बनाए थे, मैं आपके नोट्स को रिवाइज करती थी, बहुत बार करती थी और पढ़ती भी थी, उसे समझती भी थी, और जितनी बार पढ़ती थी उतनी बार उनका एक अलग मीनिंग निकल के आता था मेरे सामने। मुझे लगता था अरे भाई साहब ये लाइन तो उसमें लिखी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से। यस मैम, जो आपकी वो लैंग्वेज थी उसमें मैम जो वर्डिंग थी वो भी इतनी टफ नहीं थी। जैसे मैम मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, मैंने पूरे नोट्स उसके अपने बना के रखे थे, लेकिन जब आपके हैंडमेड होता है उसके बाद मैंने कभी अपने नोट्स टच नहीं किए। आपका ही मुझे अच्छा लगा, मैंने उसी से किया। और फिर पेपर 2 तो मेरा फेवरेट था ही। बात रही पेपर 1 की, तो मैं कह देती हूँ मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। मैंने 2 यूनिट्स को छोड़ के बाकी सभी की यूनिट्स मोर देन 20 टाइम्स ही देखी हूँ इंग्लिश में। दिस इज नाइस। हर चीज को पढ़ती थी मैम मैं, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा। तो मैं कह देती हूँ नहीं पढ़ा, लेकिन मैम मैंने सच में बहुत पढ़ाई की थी और नहीं हो पाया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो सिर्फ आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से। नहीं बट सपोर्ट ठीक है, बट वो एक लगन जो आपके अंदर है ना, वो हर एस्पिरेंट के अंदर अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली उनका काम आधा हो जाता है। और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के। एंड आपसे मैं बात कर रही थी तो मुझे पता लगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया। लाइक एक पंखा है घर में तो मैं पंखे को अवॉइड कर रही हूँ, मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती है। वो एक एकांत माहौल ज़्यादा मैटर करता है, रादर की फैमिली के साथ बैठ के फिर पढ़ना कि अलग बैठ के पढ़ना। ये डेडिकेशन यही एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड हिंदी मीडियम सबसे बड़ा इशू आता है, और वो हिंदी मीडियम को आपने हटा के इंग्लिश मीडियम सीखी। और इंग्लिश मीडियम में सीखने में कुछ है नहीं, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और वो चीज़ पे काम किया एंड फाइनली पेपर इंग्लिश में दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे क्या गलती करते हैं, पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश में, पेपर फिर हिंदी में देते हैं, तो फिर वो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है। तो हाँ, आपका जो ये 1-1.5 साल आपने इस तैयारी में लगाया है वो दिखाई दे रहा है। एंड वो जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत मैटर करती है। और एक स्टूडेंट जो हमेशा आपको हर क्लास में दिखे, डाउट पूछने को बोलो तो डाउट पूछे, जो काम करने को बोलो तो वो काम करे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी आप में। एंड मैनी गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप करना चाहते हो, आप PhD करना चाहते हो, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो आई नो आप बहुत अच्छी PhD करोगे, है ना। और ये जो आपकी स्ट्रगल रही है ये बहुत अमेजिंग है, और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये लाइफ के बारे में। एंड आई विश एंड आई होप कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। एंड आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस चीज़ में? जो मैम मैंने बोला ना मैम, मैं घर का काम करती थी मैम, मैं सिर्फ
खाने रेडी करती थी। बाकी की जो डस्टिंग वगैरह होती है, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं बोलते थे करने के लिए, तो वही वो एक मुझे सपोर्ट करते थे। अगर मैं बोलती थी ज़्यादा आवाज़ें नहीं करो, तो वो नहीं करते थे, शांत रहते थे, कम ही बोलते थे। मैम इतना बड़ा घर नहीं है मेरा, थोड़ा सा है, मैं अपने दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती थी, वहीं पढ़ती थी, बिल्कुल वहीं बहुत रहती अच्छी थी चीज़ यहीं है पे ये, रहते। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मैं सभी लर्नर्स को यही बोलूँगी कि इतनी शिद्दत चाहिए, और जब शिद्दत होती है ना तो कितने ही चैलेंजेस आ जाएं वो आपके लिए मोटिवेशन है कि मुझे इस चैलेंज से बाहर निकलना है ना, मुझे ये चैलेंज को क्रॉस करना है और इससे बाहर निकल के कुछ बेहतर करना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड प्रियांशी, आई विश एंड आई वॉन्ट कि आप जो हैं हमारे ऑफलाइन मीटअप पे भी आएँ, एंड आप सभी बच्चे जो भी इस बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किए और उन्होंने क्रैक किया या क्रैक नहीं हो पाया, बट आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, वो स्टोरी आपके लिए जानने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, आपसे मिलने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। 2 मार्च 10 बजे सुबह आपके लिए जो है ये इवेंट होने वाला है जयपुर में। एड्रेस आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी इंक्वायरी आपको करनी है, कुछ भी पूछना है तो आपके लिए हर चीज़ है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी बता दूं, जो बच्चे इस बार चूक गए या इस बार तैयारी करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोड R20 यूज़ करना है 20% डिस्काउंट के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल कर सकते हैं, एंड कंप्लीट आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है। एंड जैसा कि प्रियांशी ने बताया कि अगर आपने एक बार कोर्स ले लिया और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप एक बार हमारे पास विश्वास करके आ जाते हैं तो आपकी सक्सेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और नॉट जस्ट कि सिर्फ और सिर्फ आपको UGC नेट के लिए तैयार करना है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये मीटअप जो हो रहा है इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, PhD से रिलेटेड आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा क्या कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें हमें एंड इस मीटअप का पार्ट बने। एंड थैंक यू प्रियांशी फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आई होप कि आप जो भी करना चाहते हो वो करो, आगे बढ़ो। एंड कुछ भी हमेशा आपके लिए जो है मैं अवेलेबल हूँ, कुछ भी आपको शेयर करना है, कुछ भी आपको पूछना है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क, है ना। और JRF अड्डा टीम आपके साथ है, और एक बार आप JRF अड्डा के स्टूडेंट बन जाते हो तो बस हमेशा के लिए आप बन जाते हो। एंड यही चीज़ में हम बिलीव रखते हैं, एंड यही चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके स्ट्रगल्स रहे हैं, कोशिश करो उस चीज़ को आगे जो है रेसिप्रोकेट करो, सो दैट और बच्चे जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो गाइज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।